हेलो क्लास 12, आई एम नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपका चैप्टर कवर करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। आपको सारे बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगी विद हम इनके फॉर्मूलाज को भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो चलिए पहले हम नेशनल इनकम का मीनिंग समझ लेते हैं। नेशनल इनकम क्या है? इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो बच्चों आपको प्रॉब्लम आती है, आपने कोई भी चीज को रट्टाफिकेशन नहीं करना है। जब भी आप कोई डेफिनेशन या मीनिंग याद करते हो उसको ब्रेक कर लो, ठीक है। जैसे कि अभी हम इस अपने मीनिंग को दोबारा एक बार रीड करते हैं कि आपकी नेशनल इनकम क्या होती है। वो एक सम टोटल होता है, ठीक है। यानी कि हमने सम करना है किस चीज का? फैक्टर इनकम्स का। अब ये फैक्टर इनकम्स क्या है हम आगे डिटेल में समझेंगे कि जितनी भी फैक्टर इनकम्स है उसका हमने टोटल करना है। और ये फैक्टर इनकम को अर्न कौन करता है? बाय नॉर्मल रेजिडेंट। उसको भी हम नेक्स्ट समझेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे कंट्री क्यों लिखा गया है? बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ अपनी कंट्री या इंडिया की बात नहीं कर रहे। अगर आप किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम का मीनिंग पढ़ रहे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो इसीलिए आपने यहाँ पे वर्ड क्या यूज करना है? ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि हम एक साल में जो है, एक साल के हिसाब से हमेशा काउंटिंग होती है। तो पूरी डेफिनेशन क्लियर होगी कि सम टोटल है किसका? फैक्टर इनकम्स का, जो अर्न किसने किया है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसमें दो कंसेप्ट है जो समझने वाले हैं कि फैक्टर इनकम्स क्या होती है एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। तो चलिए पहले फैक्टर इनकम को समझ लेते हैं कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, और साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ पे आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं या 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के आपके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फैक्टर इनकम से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। It is earned income which you earned as a reward for your services is called a factor income. Means कि जब भी आप कोई काम करते हो आपकी उस सर्विस का वो रिवॉर्ड होता है, यानी कि वो इनकम जो आपने कमाई है उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। और ये जो फैक्टर इनकम है ये किससे रिलेटेड होती है? आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है, या आपको एक बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। 4 फैक्टर्स होते हैं, याद रखिएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन 4 चीजों को हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब यही 4 फैक्टर जो है अपनी इनकम अर्न करते हैं उस इनकम को हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। मतलब ये क्या इनकम अर्न करते हैं? लैंड है, लैंड अपने लिए क्या इनकम जनरेट करेगी? रेंट जनरेट करेगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई लैंड है आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है तो वहां से रेंट जनरेट होगा। लेबर वो क्या जनरेट करते हैं? आपका वेजेस आ जाएंगी, सैलरी आ जाएंगी। कैपिटल यानी कि पैसा जहां पे आपने इन्वेस्ट किया तो वो अपने लिए क्या अर्न करती है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप मींस जो आपका उस प्रोडक्शंस को चला रहा है तो वो अपने लिए क्या अर्न करेगा? प्रॉफिट। सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फर्म्स हम इनको फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप उनको रिसीव कर रहे हो वो फैक्टर इनकम होगी। बट अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ से देखें तो अगर आपको यही पूछा जाता है कि फैक्टर पेमेंट्स क्या है, तो ये फैक्टर पेमेंट्स भी हो का मीनिंग भी यही है और इनकम का भी मीनिंग भी यही है, क्योंकि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हाउस होल्ड हम इनको क्या कह रहे हैं? फैक्टर इनकम। तो इसमें आपने जो कंफ्यूज है वो नहीं होना है। अब आगे हम फैक्टर इनकम के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसमें आपके रेंट, सैलरीज आ जाती हैं, वेजेस आ जाती हैं, और ये रिसीव करता है हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज एज ए एम्प्लॉई ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। कि जहाँ पे एक जो है आप अपने एम्प्लॉइज की सर्विसेज देते हो तो उसके बदले में उनको क्या मिलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। लैंड का यूज करोगे तो रेंट जनरेट हो जाएगा, कैपिटल का यूज करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल यूज करोगे तो उसके लिए वो क्या आपके लिए अर्न करता है? वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये तो होगी आपकी फैक्टर इनकम्स जो कि आपने नेशनल इनकम में इंक्लूड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वी इंक्लूड ओनली दीज 4 टाइप ऑफ फैक्टर इनकम्स जो हमने ऊपर पढ़ी है। इसके अलावा एक आपके पास आता है कंसेप्ट ट्रांसफर इनकम का। मीनिंग याद रखिएगा, इनकी एग्जांपल्स याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है
कि अब ट्रांसफर इनकम्स क्या होती हैं। ये वो इनकम्स हैं जो अनअर्नड हैं। अनअर्नड मीन्स आपने कमाई ही नहीं। तो क्या ऐसी भी कोई इनकम होती है कि मैंने कुछ कमाया भी नहीं, कुछ करा नहीं, फिर भी मुझे मिल जाती है? यस, विच यू रिसीव्ड एज ए हेल्प। जो इनकम आपको किसी ने एज ए हेल्प प्रोवाइड की है, एज ए चैरिटी हमें मिली है, या फिर डोनेशन मिली है, तो इन सब इनकम को हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। इसीलिए ये आपके जब आप नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करोगे तो ये इनकम उस पर इंक्लूड नहीं होती है, बिकॉज दीज आर नॉट अर्न, ये हमने नहीं कमाई है। तो आपने ये याद रखना है कि ट्रांसफर इनकम्स का मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल्स में आप इसमें जैसे कह सकते हो कि आपको स्कॉलरशिप्स है या ओल्ड एज पेंशन होती हैं, उनके लिए उन्होंने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है पर उनको इनकम हो रही है, तो ये सब इनकम्स क्या होती हैं? ट्रांसफर इनकम्स। ठीक है, तो अब हमारे मीनिंग में एक दूसरा कंसेप्ट था नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? is said to be one who ordinarily reside in the country and has its center of economic interest in that country is referred to be as a normal resident of that country। क्या मीनिंग है इसका? कि एक वो पर्सन जो एक कंट्री में रह रहा है, रिजाइड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि जो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो सेंटर भी उसी कंट्री में होना चाहिए। मींस फॉर एग्जांपल कि कोई बाहर का पर्सन यहाँ पे रह रहा है या आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, पर आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो आप पैसा कमा रहे हो या कमा के भेज रहे हो, वो आपकी कोई दूसरी कंट्री है, तो आप वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनोगे। अगर आप अपनी बुक में देखोगे, नॉर्मल रेजिडेंट के नीचे कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं जिनमें आपको बताया गया है कि कौन सी चीज नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड होती है और कौन सी नहीं होती है। तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आप वो पॉइंट्स भी पढ़ सकते हो। यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि जो अपनी पॉइंट बीइंग सिर्फ किस पे कंसंट्रेट रखना है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है। ठीक है, तो वो पर्सन जो है आपके वो नॉर्मल रेजिडेंट में आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने समझना है इस चैप्टर में कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। अब डोमेस्टिक इनकम को आप कैसे लिख सकते हो? एनडीपी एट एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मींस आपकी डोमेस्टिक इनकम कौन सी है कि जो आपके टेरिटरी के अंदर ही अर्न करी गई है। और सबसे स्पेशल आपने किस वर्ड पे रखना है? फैक्टर इनकम्स। ट्रांसफर इनकम्स इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो उन सब फैक्टर इनकम का सम जो आपकी ही कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट करा गया है, दैट इज योर डोमेस्टिक इनकम। इसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड नहीं करते। तो अब डोमेस्टिक इनकम से ये नेशनल इनकम कब बन जाती है? Sum total of factor income accruing to normal resident of country, no matter where this income is generated within the domestic country or rest of the world। यानी कि जब आप डोमेस्टिक इनकम में अपने टेरिटरी के बाहर की भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स जो इनकम टेरिटरी के अंदर कमाई गई है प्लस जो आप बाहर से भी जनरेट कर रहे हो, जिसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, कि जब आप इसको डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दोगे तो वहां से आपकी इनकम क्या बन जाती है? नेशनल इनकम। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट हो गए जो हमने समझ लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे इसके मेन कंसेप्ट के ऊपर कि इसके रिलेटेड एग्रीगेट कौन कौन से हैं, उनको हम वन बाय वन जो है डिटेल में समझेंगे। तो ये सब आपके रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, जिसमें सबसे पहला आपका आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जिसको हम जीडीपी एट एमपी कहते हैं। देन जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट एफसी। देन आपका आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम एनएनपी एट एफसी, या इसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी यानी कि जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। तो इन कंसेप्ट को समझने से पहले अगर आप देखोगे इसमें 4 कंसेप्ट हैं जिनको आपने अच्छे से समझना है, तब आपको ये जितने भी एग्रीगेट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है? एक ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट। दूसरा एमपी यानी कि आपका मार्केट प्राइस, एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट। तो पहले हम इन 4 को डिटेल में समझ लेते हैं। अब ग्रॉस एंड नेट क्या है? ग्रॉस आपको कैसे मिलेगा? अगर आप नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हो, यानी कि डेप्रिसिएशन को वहां पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से भी लिखा जा सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इट इज द सेम थिंग। नेट में जब आप उस चीज को ऐड कर दोगे तो आपके पास एक ग्रॉस कंसेप्ट आ जाता है,
और अगर आपको नेट चाहिए तो ग्रॉस में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। देन दूसरा हमारे पास कंसेप्ट होगा हमारी नेशनल इनकम का और डोमेस्टिक इनकम का। इन दोनों में किस चीज का फर्क है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA का, कि अगर आपको नेशनल इनकम चाहिए तो वो डोमेस्टिक इनकम में आपको प्लस करनी होगी, और अगर आपको डोमेस्टिक इनकम चाहिए तो वो नेशनल इनकम में से उसको आपको माइनस करना होगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हो, बिकॉज ये टर्म्स आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो कि आपको एग्जाम्स में 101% आता ही आता है, ठीक है। तो वहां पे ये सब चीजें आपको न्यूमेरिकली हेल्प करेंगी। अगर आपके अब क्वेश्चंस में वहां पे लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब आपको प्लस करेंगे। समटाइम्स आपको वहां पे नेट इनकम पेड टू अब्रॉड भी लिखा होता है, अगर वो लिखा है तो आपने वो माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है FC एंड MP यानी कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। इनमें किस चीज का फर्क है हमारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, यानी कि जब आप फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हो तो आपके पास मार्केट प्राइस आ जाता है। अब क्वेश्चन में कभी कभी आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन होते हैं, अदरवाइज कई बार आपको ये भी फाइंड आउट करने होते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी आपके पास फॉर्मूला है, यानी कि वो कैसे आप निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करके। तो ये दोनों आपको अलग अलग दिए होंगे क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी कि एक तो ये 4 कंसेप्ट है आपको समझने हैं, ठीक है, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। अब हम एग्रीगेट को 1 बाय 1 करेंगे। इनको आपने कैसे तैयार करना है, इनका समटाइम्स क्वेश्चंस में आपसे 1 मार्क्स का मीनिंग पूछा जा सकता है। मीनिंग आप इसको क्लियर करोगे देन इसके हम फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पास हमारे पास कंसेप्ट है GDP एट मार्केट प्राइस का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, कि आपकी फाइनल गुड्स की जो भी ग्रॉस मार्केट वैल्यू है एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली वर्ड क्यों लिखा है विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, हम ये कंसेप्ट सब ऊपर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यहाँ पे क्या वर्ड है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक और नेशनल का ये समझा था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, जो आपका डोमेस्टिक आपकी टेरिटरी के अंदर है। जब वहां पे ये वर्ड नेशनल वर्ड आ जाएगा तो आप ये वर्ड जो है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी को हटा दोगे, ठीक है। यानी कि आपकी फाइनल गुड्स की ग्रॉस मार्केट जो वैल्यू होगी एक अकाउंटिंग ईयर में, जिसमें आपने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये हमने पढ़ा था एज ए MP। अब हम देखते हैं GDP एट FC में क्या इसका मीनिंग रहेगा। GDP-FC is defined as the gross factor value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year by all production units excluding net indirect taxes। आई होप अगर आपने वो ऊपर 3 कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं, ग्रॉस, नेट, फैक्टर इनकम, मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक और नेशनल, तो सभी मीनिंग को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक का कंसेप्ट का मीनिंग याद करोगे, वहां पे वो सिर्फ जो जो आपसे पूछ रहा है उस वैल्यू को रिप्लेस करना है। अब ऊपर हमने फाइनल गुड्स की कौन सी वैल्यू उठाई थी, मार्केट वैल्यू। इस मीनिंग में सिर्फ क्या यूज चेंज करा हमने, फैक्टर वैल्यू। अब क्योंकि अभी भी ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है, इसीलिए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वैसे ही रहेगा, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर भी वैसे ही रहेगा। अब वहां पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, जिसमें हम नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते। तो साथ के साथ हम फॉर्मुलेस देखते जाएंगे, उनके अकॉर्डिंगली आपने इसमें जो मीनिंग है उसको बनाते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री by its normal resident and non-resident during an accounting year। फॉर्मूला क्या है, अब नेट से ये सब चीजें आप देखोगे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ही निकाल रहे हैं, तो अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक से आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास
NDP at FC, ये क्या है? It refers to total factor income earned by the factor of production within the domestic territory of a country during an accounting year, कि जितना भी आपकी टेरिटरी ऑफ इनकम में आपने इनकम अर्न की है वो हमारे पास क्या आ जाती है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर इसी चीज को आपने ग्रॉस डोमेस्टिक से निकालना है तो ग्रॉस से नेट तक पहुंचने के लिए भाई आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। और मार्केट प्राइस से एफसी तक पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट एनडीपी एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during an accounting year। अब जीडीपी एट एमपी जो है वो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए? जीएनपी। यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है? जीडीपी एट एमपी सबसे फर्स्ट में हमने कैलकुलेट किया था। अब इस चीज को देखिए, बाकी कंसेप्ट सभी सेम है, जी एमपी एमपी पीछे सेम है। हमें नेशनल प्रोडक्ट चाहिए बट हमारे पास क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो उसमें जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे तो वो डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीएनपी एट एफसी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो क्या है? इट रेफर्स टू ग्रॉस फैक्टर वैल्यू of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during an accounting year। फॉर्मूला देखते हैं। अब जीएनपी एट एमपी से हमें कहाँ जाना है? जीएनपी एट एफसी, यानी कि सिर्फ किसको चेंज करना है? एमपी को, मार्केट प्राइस को हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे। और अगर यही कैलकुलेशन आप जीडीपी एट एफसी से निकाल रहे हो, अब देखिए हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। जीएनपी, हमें जीएनपी चाहिए, हमारे पास क्या है? जीडीपी है। यानी कि डीपी को एनपी में कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप प्लस कर दोगे। एफसी और एफसी आपके पास ऑलरेडी सेम है, इसीलिए उसमें आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ऊपर हमारे पास जीएनपी सेम था, एफसी चाहिए था, एमपी है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे। यानी कि अगर आपके पास वो स्टार्टिंग के 3 कंसेप्ट क्लियर है, क्या आपको गिवन है और क्या आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लस माइनस करके अपनी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इट मींस इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced by normal resident of a country during an accounting year। और अगर आप एनएनपी जो है वो जीएनपी एमपी से निकाल रहे हैं तो सिर्फ आपको, यानी कि हमें ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है। बाकी कंसेप्ट देखिए पीछे का बिल्कुल सेम है, तो सिर्फ आपको क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। डिपेंड करता है कि आप उसको कैलकुलेट किससे कर रहे हो। अगर सेम एनडीपेट एमपी से कर रहे हो, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? नेशनल में, तो आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो प्लस हो जाएगी। 8th कंसेप्ट देखिए, एनएनपी एट एफसी, यानी कि आपका नेशनल इनकम, और इसी के ऊपर ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने हैं। एग्जाम में आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि आप एनएनपी एट एफसी निकालिए या नेशनल इनकम निकालिए, सेम चीज है। तो ये होता क्या है? It refers to net money value of all final goods and services produced by the normal resident of a country during an accounting year। फॉर्मुलाज देख लेते हैं। देखिए अब उन्होंने दो जो है कंसेप्ट से एनएनपी एट एफसी को निकाला हुआ है कि अगर आपको पेशेंस में अब जीएनपी एट एमपी तक आ चुके हो, अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है? एनएनपी में। यानी कि सबसे पहले तो ग्रॉस से मुझे नेट में लेके जाना, उसके लिए हम क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। एनपी एनपी सेम है, एफसी चाहिए, एमपी है हमारे पास, तो नेट इनडायरेक्ट को माइनस कर देंगे। और अगर आपके पास क्वेश्चन में एनडीपेट एफसी आपको पता है तो सिर्फ हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना है, तो वहां से आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। तो ये थे बच्चे आपके एग्रीगेट्स नेशनल इनकम के। ठीक है, अब हम देखते हैं नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड जो है वो अवेलेबल हैं। आपके चैप्टर में 3 मेथड दिए हुए हैं। तीनों मेथड्स को मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको याद करने या रट्टे लगाने में उसकी मुश्किल ना आए। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है आपका? प्रोडक्ट मेथड, या फिर हम इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकाला जाता है? जीडीपी एट एमपी। उसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम।
यानी कि इस फॉर्मूला में सबसे पहले कैलकुलेशन होगी जीडीपी एट एमपी की। अब हमारे पास इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। तो आपको तीनों की ग्रॉस वैल्यू जो एडेड है वो आपको प्लस करनी है। ये आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगी। तीनों को प्लस करोगे आपके पास जीडीपी एट एमपी आ गया। अब हमें हर क्वेश्चन में अब क्या फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी। अब कंपेयर करते हैं, हम ग्रॉस है, नेट निकालना है तो क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। डीपी है, एनपी बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो जाएगा। एमपी निकाल लिया है, हमें क्या चाहिए, एफसी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड देखिए, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड जो है सबसे इजी है, छोटा सा इसका फॉर्मूला है। आपको 3 जो है कंसेप्ट प्लस करने हैं सबसे पहले, और इसमें हमारे पास सबसे पहले कैलकुलेशन किसकी हो रही है, एनडीपी एट एफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, हमें इस फॉर्मूले में पता लगेगा। तो कौन सी वो 3 चीजें ऐड करनी है आपको, फर्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकेंड ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को आप प्लस करोगे एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। उससे नेशनल इनकम बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, ये तीनों कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन होंगे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऐड कर लो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। आगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, हमने उनको समझना है पहले, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसकी कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं आपके पास क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का क्या पार्ट है, वेजेस एंड सैलरी। देन पेंशन ऑन रिटायरमेंट, कि अगर आपके पास रिटायरमेंट में पेंशन है वो भी इसी का पार्ट है। थर्ड देखिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड देन पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड क्या होता है कि अगर लेट सपोज आप किसी कंपनी की एम्प्लॉय हो, आपको वहां से सैलरी के साथ साथ कैश के साथ कोई चीज भी आपको दी जा रही है, किसी भी बेनिफिट में आपको कोई गाड़ी दी जा रही है या कोई बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेमेंट इन काइंड में हो रहा है, तो आपको उसको भी प्लस करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर जाते हैं, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, याद रखना आपको वहां पे कई बार दोनों देते हैं या सिर्फ एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो हमने नहीं पिक करनी, हमें सिर्फ क्या उठाना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो आप उठा लेंगे। अगर मान लीजिए सिर्फ एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन लिखा है, एम्प्लॉयर लिखा ही नहीं है, तो हमने एम्प्लॉय को नहीं उठाना, आपको सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देना है। तो जहां जहां पे क्वेश्चंस में आपसे चीजें जो हैं वो प्ले कर सकते हैं, जहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये चीज लेनी है नहीं लेनी, बिकॉज बाकी की 3 चीजें आपको क्लियर है। अब यानी कि कंपनसेशन के आपके पास ये 4 पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होता, ये 4 पार्ट्स होंगे, आपको उन्हें प्लस करना है, फिर वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है वो आपने उसको कन्वर्ट करना है। और अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है और मान लीजिए साथ में इस 4 में से कोई एक पार्ट भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, तो आपने डायरेक्टली अपना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय उठाना है, इन पार्ट्स को नहीं, अलग से ऐड नहीं करना, क्योंकि वो उनको ऐड करके ही बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है, इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मींस कि जो वो इनकम आपने अपनी प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप से अर्न की है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके फर्दर 3 पार्ट है, नंबर 1 रेंट, नंबर 2 इंटरेस्ट एंड नंबर 3 प्रॉफिट। यानी कि आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आगे प्रॉफिट को भी स्प्लिट करा गया, यानी कि और 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है आपके पास, डिविडेंड, सेकंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब एग्जामिनर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऑपरेटिंग सरप्लस का जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो हमेशा डिफिकल्ट होता है। कैसे, अब मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, साथ में मैंने क्वेश्चन में डिविडेंड भी मेंशन कर दिया या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी दे दिया। अब मुझे क्या पिक करना है, हमें सिर्फ 3 उठाना है पहले, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तीनों को प्लस करेगा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। क्योंकि अगर डिविडेंड या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी दिया हुआ है
वो अलग से हमने पिक नहीं करना, क्योंकि वो प्रॉफिट का ही पार्ट है, ये समझना आपने। मान लो अगर रेंट, इंटरेस्ट, सिर्फ डिविडेंड, कॉर्पोरेट या अनडिस्ट्रीब्यूट, इन तीनों में से कोई दिया तब आप उठाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजों से मिलके ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे बनेगा, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी आगे तीन पार्ट हैं, उनके मीनिंग हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। डिविडेंड क्या होता है, आपके प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, कि उनको इनकम मिली है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उस उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके बदले में जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी उनको देती है, उसको हम बोल देते हैं डिविडेंड। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या है, ये प्रॉफिट का वो पार्ट है जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है एक प्रॉफिट टैक्स की वजह से, मतलब प्रॉफिट टैक्स की फॉर्म में जो कंपनी टैक्स पे करती है। एंड थर्ड इज अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। ये क्या होता है, नाम ही उसका खुद सेल्फ एक्सप्लेनेट कर रहा है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया है। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट अंडरस्टूड हो गया होगा, और क्वेश्चन कैसे ट्रिकी बनते हैं, जब दी हुई है कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी उठानी है। एग्जाम्पल देके एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है और साथ में रेंट, इंटरेस्ट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसमें से कुछ भी दिया है, फिर आपको ये पिक नहीं करना, सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस उठाना है, ठीक है। मतलब उनके सब पार्ट फिर नहीं पिक करने आपको। और अगर मान लीजिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट भी बताया हुआ है, साथ में अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट नहीं लेना, क्योंकि वो प्रॉफिट का ही क्या है, आपका एक पार्ट है। तो इन चीजों का प्लीज ख्याल रखिएगा। थर्ड पार्ट है आपका मिक्स्ड इनकम। इसका फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती है। और मिक्स्ड इनकम क्या होती है, मिक्स्ड इनकम्स होती है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, फार्मिंग यूनिट एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। मींस वो इनकम जो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अर्न कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आपने किसको ऐड किया, एम्प्लॉइज जो कहीं से के पास लग के सैलरी अर्न कर रहे हैं। दूसरे में ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका रेंटल इनकम जो है, आपकी लैंड इनकम आ जाएगी। और तीसरे मिक्स्ड इनकम में कौन सी कैटेगरीज आती हैं, जो खुद से अपना काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। और इसकी फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन में वो लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, और इसको वो कहीं से जो है इसके साथ प्ले नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड इनकम मेथड, जिसमें हमको इनकम को प्लस करना है। अब हमारे पास तीसरा मेथड है और लास्ट मेथड है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जो भी आपके खर्चे हैं आपने उसको प्लस करना है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, और फॉर्मूले में सबसे पहले हम इसमें किस चीज को सॉल्व निकाल रहे हैं, जीडीपी एट एमपी हमारे पास आएगी। पहला खर्चा होगा हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। देन आपके पास होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जी से आप डिनोट कर रहे हो। देन आई से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि इन तीनों के जो खर्चे हैं आपने उनको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस साथ में आपका क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालोगे आप, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट भी गिवन हो सकता है, अगर नहीं दिया हुआ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही गिवन है तो आपने उसी को आपस में माइनस करके नेट एक्सपोर्ट को निकाल लेना है। तो ये करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। बट हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम, वहां तक पहुंचना है हमें। नेशनल इनकम के लिए पहले ग्रॉस से नेट बनाना है, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए एनएफवाई को ऐड कर दोगे। एमपी है, एफसी चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे। यानी कि जो एंड में पहुंचने का स्टेप है वो सभी क्वेश्चंस में सेम है, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में देखना है कि आप किसको ऐड करके आप कहाँ पे पहुंच रहे हो। तो ये थे आपके तीन फॉर्मूले। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे, और ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपको जो फॉर्मुलेज हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आई होप मैंने इस फन शॉर्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो बेसिक्स थी, बेसिक कंसेप्ट सारे आपको क्लियर किए हैं और फॉर्मूले क्लियर किए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।